नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका इंतजार था कि ज्योग्राफी की आपकी क्लास कब से चलेगी। तो आपकी ज्योग्राफी की क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है और हम आज पढ़ने वाले हैं पीजी ज्योग्राफी में, यानी एमए कोर्स के लिए आप जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, एमए एमएससी, उसके लिए हम शुरू करेंगे आपके ज्योग्राफी को। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आपने एक वीडियो देखा होगा जो सिलेबस से रिलेटेड वीडियो था, उसके अंदर आपको सारी बातें बताई जा चुकी है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सेक्शन हैं, आपको किस सेक्शन पे आपको कितनी फोकस करने हैं। ये सारी बातें जो है आपको ऑलरेडी ज्ञात है, आपको मालूम है। तो आप सभी लोग के लिए ये एक अवसर है कि आप जो बच्चे YouTube से अपनी पढ़ाई करेंगे, उनको एक क्वालिटी कंटेंट की ज़रूरत होती है कि कम समय में आपको जो है अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि समय भी आपके अब कम है। तो मैं शिवमोहन सर आपके लिए लेके आ चुका हूं एमए ज्योग्राफी में आज फर्स्ट लेक्चर ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी हम पढ़ेंगे पहले लेक्चर को, जितनी रिलेटेड थियरी है अर्थ के ओरिजिन की, वो सारी चर्चा आज के क्लास में होगी। मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रो आपको दे दूं। मेरा नाम शिवमोहन मिश्रा है और मेरी यूजी की पढ़ाई जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, पीजी हमने जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है। मैं जो है ये 3 बार ये नेट और 1 बार जेआरएफ भी रहा हूं। तो ये जो है हमारा एक ब्रीफ परिचय है, लेकिन इससे आपका कोई काम का चीज़ नहीं है। हम क्या पढ़ाएंगे, कितना आपको समझ में आएगा, यही हम लोगों के बीच की एकमात्र परिचय होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ के साथ। आपने अभी अपने ग्रेजुएशन के टाइम कहीं जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो वहां पर एक चीज आपने बहुत बखूबी पढ़ा होगा कि ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए बहुत सारी थियरी, बहुत सारे फिलॉसफी चले। फिलॉसफी कहने का मतलब कि आप थॉट वाले चैप्टर में, थॉट वाले पेपर में पढ़े होंगे कि कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो कहीं प्रैक्टिकल नहीं दिख रही थी, बस केवल था कि उन्होंने अपनी विचार दे दी। फॉर एग्जाम्पल, आपने नाम सुना होगा ये एलियाड और ओडिसी को लिखने वाले होमर साहब को। होमर साहब ने 2 बुक लिखी, एलियाड और ओडिसी। उसके तहत उन्होंने ओरिजिन ऑफ अर्थ की चर्चा करते हुए बताया कि ये अब चूंकि ओरिजिन ऑफ अर्थ का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का उत्पत्ति। उन्होंने कहा कि ये पूरा यूनिवर्स जो है ऊपर से छत जैसी आकृति है जो 4 खंभे पे टिका हुआ है, और उसमें एक खंभा जो है उन्होंने कहा कि एटलस पर्वत है, बाकी मुझे नहीं मालूम है, बाकी जो है वो अगले विद्वान के लिए छोड़ दिए। बड़ा ही ये जो है एक हास्यास्पद तरीके से था कि क्या ये संभव है, लेकिन उनका भी कंट्रीब्यूशन जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पहली बार इस दिशा में सोचने के लिए लोगों को मजबूर किए। फिर उसके बाद आप देखेंगे समय बीतता गया, फिर कास्तिद बफन साहब जो है इस पे आप ये प्रयास करते हैं, इसके कुछ बातें वो बताते हैं, बट वो सारी थियरियाँ आपको जो है नहीं पढ़नी है। आपको शुरुआत आपकी सिलेबस की होती है जब कांट साहब आते हैं, इमैनुअल कांट, और वहाँ से अर्थ के ओरिजिन की थियरी की बात होती है। अगर हम ये अर्थ की बात करेंगे, इसका मतलब कि हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज अर्थ इज अ पार्ट ऑफ ये यूनिवर्स, और यूनिवर्स में ये जब तक उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक अर्थ के डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम यूनिवर्स के ओरिजिनेशन की थियरी को पढ़ लेंगे तो वो सारी अर्थ के डेवलपमेंट की थियरी वही हो जाएगी। तो यहां पर 2 तरह के थियरी आपको देखने को मिलेगा। एक थियरी जो है आपको देखने को मिलेगा जिसको आप मोनिस्टिक थियरी कहते हो, अद्वैतवादी थियरी कहते हो, और दूसरे को ड्यूअलिस्टिक थियरी कहते हो, द्वैतवादी थियरी कहते हो। यह अगर आपको अद्वैतवादी मोनिस्टिक थियरी में आप देखोगे तो यहां पर ये मोनिस्टिक थियरी के अंदर कहा गया कि इस जितने जो ओरिजिनेशन की बातें हैं वो एक सिंगल ये स्टार से हो रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल से हो रहा है, जबकि यहां डुअलिस्टिक थियरी को सपोर्ट करने वाली ये जितनी थियरी है ये सब बात करती है कि इनके उत्पत्ति के लिए, अर्थ के ओरिजिन के लिए या यूनिवर्स के सोलर सिस्टम के ओरिजिन के लिए हमको एटलीस्ट मिनिमम 2 स्टार रहे।
कोई कोई ऐसे इसमें थियरी है जो 2 से अधिक स्टार की भी बात करती है। तो यहां पर 2 तरह की थियरी आपको देखने को मिलेगी, मोनिस्टिक थियरी और ड्यूअलिस्टिक थियरी। मोनिस्टिक थियरी में पहला जो है, और इसके अलावा भी जैसे हमने फॉर एग्जांपल आपको कुछ यहाँ पे शेयर किया है स्लाइड में, इसके अलावा भी और बहुत सारी थियरी आपको देखने को मिलेगी, जिसको मैं एक टेबल में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, चार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से केवल इतना ही अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछता है कि इसको देने वाले, इसके प्रोपाउंडर कौन थे। बाकी वो उस थियरियों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर जो है आपकी 6-7 थियरी जो है, 6 थियरी आप देखोगे डुअलिस्टिक साइड और 2 थियरी जो है मोनिस्टिक साइड लिखी हुई है। यही आपके लिए मेजर पोर्शन है जिसको आपको कवर करना है। अब यहाँ पे पहली थियरी की बात आती है जिसको आप कहते हो, ये इमैनुअल कांट की थियरी, जिसको आप गैसियस हाइपोथेसिस के नाम से आप जानते हो। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। फिर उसके बाद लप्लास महोदय आते हैं। लप्लास जो है नेबुलर हाइपोथेसिस को लेके आते हैं। इस कांट की थियरी के लिमिटेशंस को ही ये मॉडिफाई करते हैं और एक नया जो है ये विचार प्रस्तुत करते हैं। फिर आप डुअलिस्टिक में जाओगे तो चैम्बरलिन का सिद्धांत आएगा। फिर चैम्बरलिन के बाद जो है आपको रसेल का सिद्धांत देखने को मिलेगा, ऑटो स्मिथ का सिद्धांत देखने को मिलेगा, होयल लिटन का सिद्धांत देखने को मिलेगा, बिग बैंग थियरी की सिद्धांत देखने को मिलेगा। तो इसमें ये जो है बाकी थियरी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब जो है यहां पर आगे अगर आप देखोगे तो यहां पर थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ में हमने जो बताया, तो वो सारी बातें जो है यहां पर आपके ये जेम्स जीन्स की थियरी, जेफरीज की थियरी, रसेल की, उसी को हमने जो है वहां वो एक चार्ट के फॉर्म में था, एक फ्लो चार्ट में था, और वही सारी बातें जो है यहां पर आपको ये लिखी हुई मिलेगी। अब आते हैं पहली थियरी की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज जो है यहां पर और भी आपको क्लियरिटी देगी अगर मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं तो, ज्यादातर जो आपको थियरी दिख रही है यहां पे, इसमें कुछ में लिखा होगा हाइपोथेसिस और कहीं कहीं जो है लास्ट में आपको देखने को मिलेगा थियरी। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक डिफरेंसेस जान लेना है कि हाइपोथेसिस और यह जो है थियरी में अंतर क्या है। जब तक कोई अवधारणा आप देते हो जो आपके पर्सनल लॉजिक पे आधारित है, बट उस लॉजिक को आप जो है फिर से रिवर्स करके प्रूव नहीं कर पाते हो, साइंटिफिक जो है ये रूप में आप उसको नहीं रख पाते हो, तब तक उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। जब उसको साइंटिफिक फॉर्मूलाज के साथ उसको चेक किया जा सकता है, उसको रिवर्सल प्रूफ किया जा सकता है, तो उसको हम थियरी के नाम से जानते हैं। तो ये बाकी जितनी भी आपको हाइपोथेसिस दिख रही है, इनकी लिमिटेशंस कहीं ना कहीं ये रही कि बाद में जब इनसे कहा गया कि इस चीज को, इस लॉजिक को आप साइंटिफिक वे में प्रस्तुत करिए, तो ये फेल रहे। ठीक, तो हाइपोथेसिस और ये बिग बैंग थियरी यानी थियरी के बारे में आप जान गए। अब पहला जो है आपको यहां पर देखोगे, ये आता है गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट की जो है थियरी पहली आती है। यहां पर एक चीज आपको हम बता दें कि ये जो है चैप्टर थोड़ी सी लंबी है, लेकिन फिर भी हम टू द पॉइंट बात करेंगे जिससे आपका काम चल जाए। आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, पीवाईक्यू में जो प्रश्न पूछे गए हैं, या जो प्रश्न यहां से बन सकते हैं उतना आप कर लो। ये इसके जो है बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, उस तरह के डिटेलिंग के लिए ये क्लासेस बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप बोर हो जाओगे। तो समय भी हम लोगों के पास कम है, इसलिए टू दी पॉइंट हम चलेंगे। पहली जो है आती है इमैनुअल कांट की ये गैसियस हाइपोथेसिस। इसमें जो है उन्होंने एक पेपर प्रस्तुत किया जिसको कहा जाता है ये जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थियरी ऑफ हेवन। ठीक, और द एसे ऑन द वर्किंग एंड मैकेनिकल ओरिजिन ऑफ इंटायर वर्स, ये यूनिवर्स। तो ये पेपर का उनका हेडिंग था। इस पेपर के अंदर वो थियरी प्रस्तुत करते हैं। यह जो है लॉजिकली प्रूवन, नॉट साइंटिफिकली, लॉजिकली प्रूवन, ये अर्थ ओरिजिन की फर्स्ट थियरी मानी जाती है इमैनुअल कांट की। यहां पर उन्होंने ये एक न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स को ये ले करके और उसको जो है ये आधार बना करके इस थियरी को प्रस्तुत की। तो फर्स्ट दो आपको यहीं से क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू के मिल जाते हैं।
पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी थियरी जो है न्यूटन के ये गुरुत्वाकर्षण के नियमों पे आधारित है। तो यह जो है तुरंत आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये गैसियस हाइपोथेसिस बात करता है। इसमें ये बात क्या करते हैं, इमैनुअल कांट ने ये बात क्या किया कि हमारे अर्थ ये के ओरिजिन में, यूनिवर्स में बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स थे, बहुत सारे जो है डिफरेंट मटेरियल्स थे जिसको उन्होंने गैसियस मटेरियल्स कहा। वो गैसियस मटेरियल्स जो है एक दूसरे से धीरे धीरे एक दूसरे के ग्रेविटेशन के कारण से एक पास आते गए और उनका कोलिजन होते गया। एक दूसरे से जैसे जैसे कोलाइड होकर जो जुड़े उनकी आकार बढ़ती गई, जैसे जैसे आकार बढ़ेगी वह धीरे धीरे जो है उनके ग्रेविटेशनल पावर भी बढ़ेगी और उसके और दूर के जो है मटेरियल्स उसके साथ मिलते गए। और इस तरह से आप देखोगे कि इनके अंदर जो है हीट जनरेट हुआ। तो इस ग्रेविटेशनल कोलिजन के कारण से, इस गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ये जो गैसियस मटेरियल्स थे, वायव्य राशियां थी, उनके आपस में अणुओं के टकराव से दो चीजें हुई। एक तो हीट जनरेशन, उनकी तापमान बढ़ा, और दूसरा कि वह मोशन में आए और इसके जो वो अपने साथ घूमने लगे उसको उन्होंने क्या कहा, उसके लिए इन्होंने जो है एक ये टर्मिनोलॉजी इन्होंने यूज किया जिसको रोटेटिंग नेबुला के नाम से इन्होंने जाना, घूर्णनशील नेबुला के नाम से जाना। अब यह जो है धीरे धीरे कुछ समय बाद ये जैसे जैसे ठंडा होता गया उसके छल्ले निकलते गए और क्रमशः ऐसे जो है 9 छल्ले निकले, जिससे पूरे जो है ये 9 ग्रह, ये 9 प्लैनेट्स बने। चूंकि जब ये बात कर रहे थे उस समय तो है ये हम प्लूटो को भी ग्रह मानते थे, तो 2006 के बाद ये हमारे ग्रह के श्रेणी से अलग हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि इस तरह से जो है ये अलग अलग छल्ले निकले और वो छल्ले जो है धीरे धीरे एक ये गोल आकृति में फॉर्म करके और वो जो है ग्रहों के निर्माण किए। तो इनके जो है अगर आप देखोगे इस छल्ले के पदार्थ से जो ये बना, जैसे पहले आपने देखा कि बहुत सारे जो है ग्रेविटी के कारण से ये गैसियस क्लाउड टकराए, फिर एक मॉलिक्यूल्स बना, उस डिस्क के अंदर से रोटेटिंग डिस्क जो था उसके अंदर से छल्ले निकले, वो छल्ला फिर से जो है ये वो रिंग जो है ये कंप्रेस होकर के ग्रेविटेशनल ये फोर्स के कारण से और एक बॉल की आकृति, एक गेंद की आकृति बना और वो उस तरह से हमारे सारे ग्रहों की निर्माण हुई। तो ये जो है नेबुलर हाइपोथेसिस या गैसियस हाइपोथेसिस की बात करें तो ये बात करते हैं हमारे ये कांट साहब। अब यहाँ पे जब हमने इसको एक्सप्लेन हमें किया तो आपने कहीं कहीं चीजें ये मौजूद थी जहां पर आपको लगा होगा कि एकाएक ब्रेकेज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि वो ये गैसियस मटेरियल्स आए कहां से, उसकी ओरिजिनेशन कहां से था। पहला क्वेश्चन तो इनसे यही पूछा गया और इनकी थियरी की पहली लिमिटेशन हो गई। अगर ठीक है वो आए तो एकाएक उसके अंदर गति कैसे उत्पन्न हो गई कि वो कोलिजन करने लगे, और ठीक है अगर क्या उनके कोलिजन से उतनी पर्याप्त गति मिल पाई जिसके कारण से हीट जनरेट हो जाए और उनके छल्ले निकल जाए, दूसरी लिमिटेशंस हो गया। अगर हम ये भी मान ले कि चलिए ये भी बात आपकी सही है, तो अगर ये शुरुआत में आप कह रहे हैं कोलिजन से उनमें हीट पैदा हुआ, तो आखिर वो कोलिजन बंद क्यों हो गया और वो ठंडी क्यों होने लगे, फिर से सॉलिड में क्यों होने लगे। ये भी आपके ये जो है थियरी की एक लिमिटेशंस हुई। फिर यह जो है न्यूटन के ये गति के नियम को जो है इन्होंने, आपने पढ़ा होगा ना एक थियरी ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ इनर्शिया, कि जो चीज जिस अवस्था में ये रहती है वो अपने स्टेट को बनाए रखना चाहती है। जो रोटेटिंग अवस्था में है रोटेट ही करना चाहेगी, जो रेस्ट अवस्था में है रेस्ट ही रहना चाहेगी, तो उसको ये फॉलो ही नहीं करता ये रूल। तो इसके कारण से इनकी थियरी की बहुत बड़ी आलोचना हुई, क्रिटिसाइज हुआ, और उस आलोचना में सबसे ज्यादा आलोचना करने वाले थे वो व्यक्ति थे लप्लास महोदय। वो व्यक्ति कौन थे? लप्लास महोदय। और लप्लास महोदय ने इनके जितने लिमिटेशंस थे उस सारे लिमिटेशंस को ध्यान में रख करके और ये अपनी जो है नया थियरी दे दिया। अपनी लिमिटेशन, ये जितनी उनकी लिमिटेशन थी, पहला लिमिटेशन क्या था
कि वो रोटेट कैसे करने लगे और वो गर्म हीट उनमें कैसे आई। लप्लास ने अपने ये एजम्पशन में ही मान लिया कि शुरुआत में एक हीटेड रोटेटिंग नेबुला था। बायोबेरासी का उन्होंने कल्पना ही छोड़ दिया, डायरेक्ट उन्होंने आधे से ये बात कहना शुरू किया कि पहले से ही एक रोटेटिंग ये नेबुला था जो हीट ये था, यानी जो गर्म अवस्था में था। और यह जो है ये 1796 में ये थियरी दे रहे हैं। अब ये नेबुला जो है धीरे धीरे ठंडा होने लगा। अब गर्म था, अब हाइपोथेसिस पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, तो हाइपोथेसिस ही मान लिए कि गर्म नेबुला था और धीरे धीरे यह ठंडा होने लगा। चलिए, इनकी बात ये ठीक थी। अब जैसे जैसे ठंडा हुआ उनके अंदर संकुचन पैदा हुआ, कंट्रैक्शन हुआ और इसके कारण से उनके डिफरेंट लेयर बने। यानी अगर कोई चीज ठंडा होगा तो आउटर लेयर से ठंडा होगा, उसकी आउटर लेयर पहले ठंडा हुई, इनर लेयर जो है हीटेड अवस्था में थी, तो उससे एक छल्ला निकला। अब यहां पर आपने कांट में देखा कि कांट कह रहा था कि वो जो है छल्ले बार बार निकल रहे थे, 9 छल्ले। तो उसकी थियरी की लिमिटेशंस हो गई कि 9 ही क्यों निकला, 9 ही क्यों निकला, 9 छल्ले, 6 क्यों नहीं निकले, 12 क्यों नहीं निकले, 9 ही क्यों। इन्होंने कहा कि उससे जो है ये डिस्क के आधार से के आकार जो घूम रहा था उससे एक छल्ला निकला और वो छल्ला जो है आप देखोगे यहां पर ये उससे जो है आपके नए ग्रह बने और जो बचा हुआ हीटेड पदार्थ जो बीच का बना था वो हीटेड पदार्थ क्या हुआ, वह जो है आपको सूर्य के रूप में आज दिखाई देता है, वो सूर्य बना। ठीक, तो जितनी भी हाइपोथेसिस की उनकी ये गलतियां थी उसको इन्होंने जो है ये सुधार दिया। उन्होंने उनसे पूछा गया था कि 9 छल्ले ही क्यों, इन्होंने कहा कि 9 छल्ला नहीं, एक ही छल्ला निकला था, वो अलग अलग भाग में टूट गया, तो वो 9 भाग में टूट गया। तो ये जो है इन्होंने अपने थियरी की ये कल्पना किया। देखिए, इन्होंने पहले ही बोला कि एक हॉटेड जो है नेबुला थी, तप्त अवस्था में थी और ये रोटेटिंग थी, ये घूम रही थी। ठंडा हुआ धीरे धीरे और उसके छल्ले निकले, एक डिस्क के रूप में एक डिस्क अलग हुआ, उसके अलग अलग ब्रेकेज हुए और अलग अलग जो है प्लैनेट्स बन गए। उसी में से एक हमारी अर्थ थी, हमारी पृथ्वी थी। तो ये आपने देखा कि लप्लास जो है ये थियरी दे रहा है। ये दोनों थियरी आपकी जो है लप्लास की थियरी और इमैनुअल कांट की थियरी, ये दोनों थियरी एक तारक सिद्धांत के प्रतिपादन करती है, यानी एक तारे की बात करती है। अब यहां पे इनके ये बात जो है अब नए थियरी निकल करके और सामने आते हैं, जहां पे कहा जाता है कि नहीं, ये हमारे जो है सोलर सिस्टम या यूनिवर्स या ब्रह्मांड जिसकी भी आप बात कर रहे हो, यह जो है एक तारे से नहीं बना है, यह जो है एक से अधिक तारे से बना है। यानी इसमें जो है 2 तारों की यह रचना हुई, 2 तारे बने। और इसके लिए इन्होंने जो है ये अलग अलग सिद्धांत आया, जिसमें आप चैम्बरलिन का सिद्धांत देखोगे, चैम्बरलिन का ग्रहाणु ये परिकल्पना आप देखोगे, जहां पे वो कहते हैं बहुत सारे धूल थे और उसके कारण से एक तारे के किनारे से दूसरा तारा गुजरा और वहां से नेबुला निकला और ये फिर जो है उससे ये ग्रहों के निर्माण हुए। बट इसमें वहां से आपके प्रश्न बहुत कम बने हैं। केवल आपको याद रखना है, वो उनका नाम याद रखना है, केवल चैम्बरलिन का आपको नाम याद रखना है। ठीक, कि वह अब ये यहां पर जो मेन आपकी थियरी पूछी जाती है वो आपसे पूछी जाती है जीन्स एंड जेफरीज के। जीन्स एंड जेफरीज ये 2 व्यक्ति हैं और ये सिद्धांत को अलग अलग देते हैं। जीन्स पहले इस सिद्धांत को देते हैं और इसी को आगे चल करके मॉडिफाई करते हैं जेफरीज महोदय। इस सिद्धांत के अंदर क्या है, यहां पर देखिए ये द्वैतवादी सिद्धांत है, डुअलिस्टिक थियरी है, मतलब 2 तारों की व्याख्या किया गया है। इसमें जो है ये कहा गया कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका निर्माण एक तो सन से हुआ है और दूसरा जो है एक और जो है अन्य तारा था जिसको उन्होंने कहा इंट्रूडिंग स्टार। तो एक इंट्रूडिंग स्टार और एक जो है ये सूर्य, 2 स्टार थे। वो इस तरह से शुरुआत जो है सूर्य का आप देखोगे वो इस तरह से आ रहा था
यानी इन दोनों की घूमने की पाथ ऐसे थी कि ये सूर्य के करीब आ रहा था। यह जो तारा था, यह यहां पर पिक्चर में देखिए, यह जो स्टार था ये सूर्य के दिशा में आ रहा था। जैसे जैसे ये पास आते गया, यहां पर इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसके ऊपर लगती गई, और ग्रेविटेशनल फोर्स में आप देखोगे इसके कारण से इसमें जो है एक लूप की तरह जो है छल्ला निकलने लगा, जिसको इन्होंने एक ज्वार की परिभाषा दी कि एक ज्वार की भांति जो है इस तरह की चीजें आपको देखने को मिला। फिलामेंट इसको इन्होंने कहा। अब ये फिलामेंट जो है आगे ये इस दिशा से जैसे जैसे ये पास आया, इस पे ये फोर्स पड़ा और ये फिलामेंट बाहर निकल के आ गया। फिर अगले भाग में यही फिलामेंट, चूंकि ये स्टार निकल करके दूर चला गया और ये फिलामेंट से अलग अलग जो है, ये आपने देखा कि ये तारों का उद्भव हुआ, अलग अलग ग्रहों का उद्भव हुआ। तो इनकी थियरी जो है कुछ इस तरह से दी गई थी। इनको देखिए, यहां पर कह रहा था कि आदिम सूर्य जो है छोटा था और यह जो है अपनी धुरी पे घूम रहा था, और उनके करीब जो है दूसरा तारा आ रहा था। अब जब पास आया तो उनकी सबसे ज्यादा पीक पे थी ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस कारण से उनके बाहरी सतह से एक सिगार, हिंदी में इसको सिगार कहते हैं, सिगार मीन्स वो फिलामेंट, तो एक फिलामेंट निकला और उस फिलामेंट से आगे चल करके आप देखोगे अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ। ये बात जो है यहां पर, अब इसके बारे में इन्होंने जो ये व्याख्या दिया, तो इसके बारे में इन्होंने एक ये कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया, जो बहुत ज्यादा जो है प्रश्न ये पिछले बार पूछा गया है। यहां से इनकी थियरी में ये था कि ग्रहों का आकार क्रमशः आप देखोगे आज भी तो बृहस्पति सबसे बीच में है, और इसके जो है दोनों साइड ग्रहों का आकार क्रमशः जो है कम होते जाता है। इसी चीज को इन्होंने ये प्रूफ करने के लिए ये फिलामेंट को बताया कि बीच वाले भाग में ये आप देखोगे चौड़ाई ज्यादा है, तो यहां पर बड़ा ग्रह बना। जैसे जैसे इसके दोनों साइड में आप बढ़ते जाते हो तो ये फिलामेंट पतला होता जाता है, इसलिए छोटे जो है ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने जो है ये फिलामेंट की बात किया। अब देखिए यहां पर ये फिलामेंट टूट करके और 9 ग्रह बने। अब इनके थियरी की ये सबसे बड़ी चीज ये थी कि अगर सूर्य से निकला है कोई मटेरियल्स, तो वह जो है जो तारा गया, तो पहला प्रश्न कि वो जो तारा आया था सूर्य के दिशा में वो गया कहां। पहली तो लिमिटेशन ये है भाई, वो इंट्रूसिव स्टार जो था वो वापस गया कहां। अगर ठीक है ब्रह्मांड में गया तो कुछ करोड़ों अरबों खरबों, आज से बहुत साल बीत गए हैं, वापस तो कभी आना चाहिए, या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए कि वो था कौन, वो गया कहां। तो इसके बारे में इनकी थियरी जो है कुछ नहीं बताती है। दूसरी, जो फिलामेंट निकले और जिस पदार्थ से ये बने, तो सबके मटेरियल्स वही होने चाहिए जो सूर्य के थे, क्योंकि सूर्य से ये बन रहे हैं तो सूर्य के जैसे मटेरियल से इनका भी निर्माण होना चाहिए। अर्थ के अंदर भी हाइड्रोजन के जो है आप देखोगे ये फ्यूजन होना चाहिए, यहां भी नाभिकीय संलयन जैसी। दूसरी ही चीज है ये कि जब एक ही चीज से ये टूट रहे हैं, एक ही दिशा में इनको ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, तो सबकी गति भी तो एक होनी चाहिए ना। बहुत सारे आज देखोगे कि ऐसे ग्रह हैं जिनके रोटेशन जो है वो बाकी ग्रहों के विपरीत दिशा में है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ये वेनस को देखते हो तो अर्थ से घूमने के विपरीत दिशा में वेनस की घुमा है, वो जो है रोटेशन अपना अलग दिशा में करता है। ऐसे ही आप अगर इसके अलावा अगर सैटेलाइट्स को भी देखोगे, जो नेचुरल सैटेलाइट्स निकले, इन ग्रहों से फिर जो निकल करके नेचुरल सैटेलाइट्स बने, वो भी अपने पैरेंट जो ये ग्रह हैं, उस पैरेंट ग्रह के दिशा में नहीं कर रहे हैं सभी रोटेशन, सबकी दिशा अलग है। एक ही ये प्लेनेट के अगर 10 ये सैटेलाइट है नेचुरल सैटेलाइट, तो कुछ की दिशा अलग है, कुछ की दिशा अलग है।
तो इस थियरी की व्याख्या जो है ये की लिमिटेशंस ये रह गए और यह थियरी धीरे धीरे अपनी जो है पहचान खोने लगी जो जेम्स महोदय ने दिया था। अब आगे चल करके इसी थियरी को अगले नाम से इन्होंने नहीं दिया। बाकी आपने देखा कि कांट में संशोधन कर रहे हैं तो वो अपने नाम से दे रहे हैं लप्लास साहब, लेकिन यहां पर इसी को इन्होंने जो है ये ब्रिटिश ये स्कॉलर हैं, इन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन किया। जेफरीज महोदय 1929 के अंदर इसके अंदर मॉडिफिकेशन जो किया गया, इसी कारण से जब भी ये नाम लिया जाता है इसको, तो यह जो है ये टाइडल हाइपोथेसिस का नाम दोनों का साथ में लिया जाता है, जेम्स एंड जेफरीज की सिद्धांत। तो जेफरीज ने इसमें जो है इनके मूल परिकल्पना में थोड़ा सा संशोधन किया और यह जो है इन्होंने कहा कि ये जो है दो स्टार जो ये उन्होंने कहा था जेम्स महोदय ने, वो दो ही नहीं थे, 3 स्टार थे। एक सन था, एक जो है यहां पर आप देखोगे ये प्रिमिटिव सन था, एक कंपेनियन स्टार था और साथ ही साथ एक इंट्रूडिंग स्टार था। इंट्रूडिंग स्टार के बारे में जेम्स ने भी कहा था, प्रिमिटिव सन के बारे में जेम्स ने भी कहा था। इन्होंने कहा कि उसके अलावा जो है कंपेनियन स्टार भी, एक साथी तारा भी था सूर्य के साथ। बहुत चालाकी से ये बचाने की कोशिश किए कि सूर्य से वो मटेरियल ही नहीं निकला है। तो यह जो है इन्होंने कहा कि आगे चल करके इनकी दिशा ऐसे आई कि जो इंट्रूडिंग स्टार था और जो ये साथी तारा था, कंपेनियन स्टार था, वो दोनों एक दूसरे के दिशा में गति कर रहे थे और इन दोनों के बीच जो है टक्कर हुआ, जिसके कारण से बहुत सारे जो है पूरी तरह से जो इंट्रूडिंग स्टार था वो चकनाचूर हो गया, उसके मटेरियल्स जो है पूरे यूनिवर्स में फैल गए और वो जो बचा हुआ भाग था वो आज जो है सन के रूप में दिखाई देता है और बाकी जितने भी बचे हुए तारे थे, ये बचे हुए मटेरियल्स थे, उससे अलग अलग जो है ग्रह बने, अलग अलग ग्रह बने। इसी कारण से चूंकि उस सन से ये नहीं बने हैं, वो इंट्रूडिंग स्टार से बने हैं, इस कारण से इनकी ये जो नेचर है वो सन के नेचर से अलग है, सन के नेचर से विपरीत है। ठीक, तो ये आप देखोगे कि यहां पर इन्होंने जो लिमिटेशंस था उसको इन्होंने दूर करने की कोशिश किया। इन्होंने जो जेम्स के ये मॉडिफिकेशन था, जेम्स के थियरी में जो मॉडिफिकेशन हो सकते थे उसको इन्होंने दूर करने की कोशिश की। अब इसके अलावा आप देखोगे इसमें इस परिकल्पना के अंदर, तो अब ये जो हम डुअलिस्टिक थियरी पढ़ रहे हैं तो इसमें हमने एक तो चैम्बरलिन का पढ़े, दूसरा जेम्स एंड जेफरीज का पढ़े, तीसरा आप देखोगे यहां पर आता है अगला होयल और लिटिंगटन का ये थियरी। हालांकि ये होयल और लिटिंगटन की थियरी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पढ़ना इसलिए जरूरी पड़ता है कि जो अगली थियरी है बिग बैंग थियरी, इसके जो ये बैकग्राउंड मिलते हैं वो इसी से मिलते हैं और यह फिजिक्स के यह एटॉमिक जो सिद्धांत हैं उस पे ये आधारित थी। ये फिजिक्स के फॉर्मूला के साथ जो है कंपाइल करके और इसकी व्याख्या करने की कोशिश की गई थी। तो यहां पर देखोगे 1946 के अंदर यहां पर ये एक सुपरनोवा परिकल्पना दिया गया 1946 में हॉयल और लिटिंगटन द्वारा। ठीक, सुपरनोवा ये थियरी। अब यहां पर उन्होंने कहा कि शुरुआत में ब्रह्मांड में 2 स्टार थे। जितने भी हम पढ़ रहे हैं डुअलिस्टिक थियरी पढ़ रहे हैं, यहां पर जो है हम 2 स्टार की बात कर रहे हैं। इन्होंने भी कहा कि ब्रह्मांड में कितने स्टार थे, 2 स्टार थे। एक था जिसको आप प्रिमिटिव सन कह रहे थे और दूसरा जो है जिसको आप कंपेनियन स्टार कर रहे थे। तो ये 2 तारे जो है आपको दिखाई देंगे। अब जो कंपेनियन स्टार था, ये जो है ये कंपेनियन स्टार ये बहुत बड़ा था और इसके अलावा एक चीज और समझाते हैं आपको, इसको हम बिग बैंग में अभी आगे बहुत डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहां के लिए आप समझ लीजिए कि कोई अगर स्टार है तो उसके अंदर न्यूक्लियर जो है फ्यूजन की क्रिया होती है, यानी 2 नाभिकीय संलयन के अंदर
दो हाइड्रोजन के जो है परमाणु मिलकर के एक हीलियम बना रहे हैं। अब उनकी हाइड्रोजन जो है ये हल्का है, यानी दो हल्के न्यूक्लियर मिलकर के एक भारी न्यूक्लियर का निर्माण कर रहे हैं। जैसे जैसे ये प्रक्रिया होती जाएगी उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, उसके अंदर ये उसकी जो है ये मैटर बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे उसकी डेंसिटी और मैटर बढ़ेंगे उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती जाएगी, जिसके कारण से वो अपने आसपास के चीजों को अपने जो है अंदर लेना शुरू कर देगा। इस कंडीशन को सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो कंपेनियन स्टार था वो बहुत बड़ा था और यही न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण से, एटॉमिक रिएक्शन के कारण से ये सुपरनोवा में कन्वर्ट हो गया। यह जो है सुपरनोवा बन गया। और ये सुपरनोवा बना क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा था इसके अंदर। अब इसके जो है धीरे धीरे इसके हीट को बढ़ने लगी और इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगी। इस प्रक्रिया में जो ये तारा था, जो कंपेनियन स्टार था, वो पूरी तरह से नष्ट हुआ। उसके अंदर जोरदार विस्फोट हुई, क्योंकि धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ते 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 और इतनी आई कि वह जो है अपनी सीमा को पार कर गई और उसमें बहुत जोरदार धमाका हुआ और उसके पूरे मैटर जो है, जितने उसके पदार्थ थे, वो पूरा ये पदार्थ जो है यूनिवर्स के अंदर बिखर गया। वो पदार्थ अलग अलग जा करके अलग ये एक्युमुलेट हुए और वह जो है वो पेरेंटल जो ये प्रिमिटिव सन था उसके ग्रेविटेशनल प्रभाव के कारण से उनके चारों तरफ घूमने लगे। इस कारण से हमारे सोलर सिस्टम में का निर्माण हुआ और उसी में एक अर्थ का हमारा निर्माण हुआ। तो इनकी थियरी जो है यही कहती है कि जोरदार विस्फोट के कारण से वो डिस्क में बदला और चारों तरफ जो है ये घूमने लगा, जिसे आगे चल करके और सूर्य का निर्माण हुआ। देखिए यहाँ पर एक जो है ये सन है, एक जो है यहाँ पर कंपेनियन स्टार है, और यह जो है कंपेनियन स्टार में धीरे धीरे इसकी आकार बढ़ता गया। इसमें जोरदार जो है विस्फोट होता है। यहाँ तेजी से आप देखोगे विस्फोट के कारण से ये जो है पूरा मैटर बिखर जाता है और वो मैटर एक्युमुलेट होकर एक डिस्क के रूप में बनता है। फिर वही आगे डिस्क के मैटर को एक्युमुलेट हो करके आप यहाँ पर देखोगे एक्युमुलेशन के बाद इस तरह के जो है आपको ये ग्रहों के निर्माण दिखाई देंगे, जो वर्तमान में इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये हॉयल और ये लिटिंगटन ने ये थियरी दिया, सुपरनोवा थियरी। सुपरनोवा थियरी से आपके पिछले 2 साल में कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है तो यही पूछता है कि इसको देने वाले कौन थे, इसके प्रोपाउंडर कौन थे। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि यहीं आगे चल के बेस बनी एक बड़ी सी थियरी की, जो अर्थ को के ये ओरिजिन में बहुत चीज़ों को सुलझा दी, और उसको हम कहते हैं बिग बैंग थियरी। उस थियरी को हम किस नाम से जानते हैं? बिग बैंग थियरी के नाम से जानते हैं। यहां पर देखिए बिग बैंग थियरी। ठीक, अब बिग बैंग थियरी को देने के लिए वाले हैं, व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जॉर्ज लेमेथियर। इनका पूरा नाम है एब जॉर्ज लेमेथियर। इनका पूरा नाम क्या है? एब जॉर्ज लेमेथियर। ये बेल्जियम के रहने वाले थे और बाद में जो है इनका ये व्याख्या जो है रॉबर्ट वैगनर महोदय द्वारा भी किया गया है। तो एब जॉर्ज लेमेथियर महोदय की इसमें जो है बिग बैंग थियरी में बताया गया है कि एक सुपरनोवा कंडीशन आएगा, डार्क मैटर बनेगा, ब्लैक होल बनेगा और फिर बहुत बड़ा विस्फोट होगा, जिससे सारे मैटर जो है फैल जाएंगे और इस मैटर से के एक्युमुलेशन से ब्रह्मांड का निर्माण होगा। और आज ब्रह्मांड जो है कंटिन्यूअस जो है बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूअस जो है इसके अंदर जो है चेंजेज आ रहे हैं। तो इसके जानने के लिए सबसे पहले एक चीज हम आपको बता दें जो आपको मदद करेगा। यहाँ पे ये स्टार के बारे में हम आपको बता दें, क्योंकि जब तक आप जो है ब्लैक होल के बारे में नहीं जानोगे तो ब्लैक होल में विस्फोट कैसे कराओगे? पहले तो ब्लैक होल होना चाहिए। तो इसके लिए ये तारे जो है ये के अंतिम स्टेज है। एक स्टार के लाइफ के बारे में आप देखोगे
तो उसका निर्माण और जो है धीरे धीरे उसकी मृत्यु होती है, यानी उसकी एक लाइफ साइकिल होती है एक स्टार की, और उस लाइफ साइकिल के अराउंड जो है वो स्टार ये घूमता है। सबसे पहले जितने गैसियस मटेरियल्स होते हैं, जो आपने देखा, जिसकी बात कांट ने भी किया, जिसकी बात लप्लास ने भी किया, तो अगर ये यूनिवर्स के अंदर जो गैसियस मटेरियल्स हैं उनका एक्युमुलेशन होता जाता है, धीरे धीरे उसका जो है एक्युमुलेशन होते जाता है, जिससे एक नेबुला का निर्माण होता है, जिसको आप कहते हो स्टेलर नेबुला। डिफरेंट गैसेस के और ये इस तरह, इसको क्या आप समझोगे, ऐसे समझ लो कि ये गैस के बादल हैं, ये जो है क्लाउड ऑफ गैसेज है, गैसों के ये बादल है। तो इनके जो है कारण से यहाँ पर आपको जो है इस नेबुला का ये निर्माण होगा, जिसको आप कहते हो स्टेलर नेबुला। अब यहाँ पर ये स्टेलर नेबुला जो है आगे जब धीरे धीरे इसका एक्युमुलेशन होगा मैटर्स का, इसमें जो है हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो इसके अंदर हीट एक्युमुलेट होगा, और हीट एक्युमुलेट होगा तो या तो यह छोटा तारा बनेगा या बड़ा तारा बनेगा, या तो एवरेज यह स्टार बनेगा या फिर ये मैसिव स्टार बनेगा, एक छोटा सा तारा या फिर बड़ा सा तारा के रूप में ये देखने को मिलेगा। ठीक, अब यहां पर इन दोनों के ये तारे के आकार के आधार पे आप देखोगे, ये डिसाइड होता है कि अगली स्टेज क्या होगी। अगर मान लीजिए यह जो है एवरेज तारा बना, फॉर एग्जाम्पल आवर सन, हमारा सूर्य जो है बहुत बड़ा तारा नहीं है, एक सामान्य तारा है। इसी तरह से ये या अगर एवरेज तारा बनेगा तो इसकी एक लाइफ होगी जिसमें हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन मिलकर के और हीलियम बनाएंगे, न्यूक्लियर ये फ्यूजन होगा, और यह जो है नाभिकीय संलयन से वो ऊर्जा इमिट करेगी धीरे धीरे जो है उसको उसकी एक लाइफ में। अब उस लाइफ में क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये सन है हमारा, तो इसके अंदर जो है ये हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये मिल करके और यहाँ पर हीलियम बन रहे हैं, तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने पे तो इसकी एक तो कैपेसिटी है ना कि इसके अंदर इतनी हाइड्रोजन है, इतने दिन तक इसकी फ्यूल चलेगी। जब ये फ्यूल खत्म हो जाती है, यानी इसके हाइड्रोजन सारे जो है हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यह बनता है रेड जायंट। यह क्या बनता है? रेड जायंट बनता है, और यह जो है ये दैत्य का प्रवृत्ति का हो जाता है। दैत्य प्रवृत्ति का मतलब कि यह जो है अपने आसपास के चीजों को अपने अंदर शामिल करना शुरू करता है। तो ये जो है ये रेड जायंट की स्थिति में आ जाएगा और अपने आसपास के चीजों को अपने अंदर खींचना शुरू करेगा। फिर जो है ये इसके बाद यह बनेगा एक तरह से, इसकी आकार बढ़ती जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए सन है तो सन अपने आसपास के सारे चीजों को अपने अंदर ये कुमुलेट करता जाएगा, ग्रेविटेशनल पावर से खींचता जाएगा, और धीरे धीरे जो है उसका आकार बढ़ता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि उसके अंदर विस्फोट होगा। तो वो बनेगा क्या? ये यहाँ पर प्लेनेटरी नेबुला के रूप में आपको दिखेगा, और फिर उस विस्फोट के बाद छोटा सा, जिसको श्वेत बामन कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? श्वेत बामन, व्हाइट ड्वार्फ, एक छोटा सा उसका पार्ट बच जाएगा ये एक तारा के रूप में। ठीक, तो ये तो सामान्य तारे के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सूर्य बताया। अब यहां पर इस सूर्य के से भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। तो अगर मान लीजिए यहां पर ये जो स्टेलर नेबुला था, इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल्स रहता, तब यह एवरेज स्टार ना बन के बड़ा तारा बनता, मैसिव स्टार बनता। इसका तापमान और ज्यादा रहता, और इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया और भी ज्यादा होती, न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत ज्यादा होता, और ये जो है मैसिव स्टार के रूप में जाना जाता। अच्छा, आप जो है ये तारों के ये देखे होंगे, तारों के अंदर उनकी जो चमक, उनकी कलर है ना, वो बताती है उनकी हीट की, उनकी कि कितनी जो है उनके अंदर ये
ये हीलियम जो है, हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। आपने सिंपल जो है कभी गैस जलाया होगा, आप देखिएगा जब गैस आता है नया नया खरीद के, तो मतलब नया गैस लगाया रहता है, जब गैस भरपूर रहता है एलपीजी, तो वह जो है नीला कलर में जलता है। गैस जैसे जैसे कम होने लगता है वो कलर उसका बदल के पीला कलर में हो जाता है, यानी उसके तापमान का ये सूचक है। तापमान बहुत ज़्यादा मत तो नीला दिखेगा, तापमान कम उससे तो वो आपको जो है एवरेज पीला दिखेगा, रेड दिखेगा, रेड उसके बाद पीला। तो यहाँ पर आप देखोगे ये अगर बड़ा स्टार बना होता, मैसिव स्टार, यानी सूर्य से 1.5 गुना मान लो बड़ा, एक आपको 1.44 इसका है कि सूर्य से 1.44 मान लीजिए बड़ा होता, तब यह जो है ये रेड ड्वार्फ के जगह पे बनता रेड सुपर जेंट। ये रेड जेंट के जगह पे ये क्या बनता, रेड सुपर जेंट, यानी बड़ा दैत्याकार तारा बनता। ठीक, और फिर जो है ये अपने आसपास के सारे चीजों को निगल जाता, अपने पूरे जो है जितने सिस्टम सोलर, अगर सन जैसा कोई बड़ा सा ये अगर स्टार है तो अपने आसपास के जितनी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जितनी भी ये चाहे वो ग्रह हो, उपग्रह हो या कोई पुच्छल तारा हो, सारी चीजों को अपने अंदर जो है वो खींच लेगा। इसकी ग्रेविटी इतनी तेज होगी, इसका ग्रेविटेशनल एरिया इतना दूर तक होगा, और फिर यह जो है बनाएगा एक बड़ा सा तारा जिसको हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। अभी आपने लिटिल और ये हॉयल और लिटिंगटन वाले थियरी में आपने सुपरनोवा देखा था, तो यही स्टार आगे चल करके क्या बनाएगा, सुपरनोवा बनाएगा। अब ये सुपरनोवा में आप देखोगे इसकी आकृति यह जो है अगर बहुत बड़ी हो गई, अगर कम है, एवरेज है, तो यह जो है न्यूक्लियर स्टार, इसके विस्फोट के बाद, सुपरनोवा में विस्फोट के बाद बनेगा न्यूक्लियर स्टार जो बहुत तेजी से घूम रहा होगा, बहुत तेजी से, वीवर उसको आपका होगा, बहुत तेजी से उसकी स्पिनिंग जो है बहुत तेज होगी। अगर उससे भी बड़ा है तो दूसरा कंडीशन होगा कि आप उसके अंदर इतनी तेजी से ग्रेविटी आएगी कि वो कुछ भी ऐसे चीज को बाहर नहीं जाने देगा, यहां तक कि उसके अध्ययन के लिए उसकी अपनी लाइट भी बाहर नहीं निकल पाएगी, वो लाइट को भी अपने अंदर खींच लेगा, अपने पूरे एटमॉस्फेयर को भी अपने अंदर वो खींच लेगा। तो कोई अगर ऑब्जर्वेशन के लिए आप जो है लाइटिंग वहां पर भेजते हो, कोई फोकस भेजते हो, फिर भी वो जा नहीं पाएगा, उसके अंदर ही फंस करके रह जाएगा, और इस स्थिति को हम कहते हैं ब्लैक होल। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। और इस ब्लैक होल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डार्क मैटर देखने को मिलेगा। तो ये काला बीवर के नाम से इसको जानोगे। ठीक, ये व्हाइट ड्वार्फ था और ये ब्लैक होल है। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्टार के ही जो है लाइफ साइकिल का ये अंतिम रूप है। इसी के आधार पे बिग बैंग थियरी जो है डिफाइन करती है कि हमारे जो है सोलर सिस्टम का जन्म कैसे हुआ, हमारे यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ, हमारे जितने प्लैनेट्स हैं उसके जन्म कैसे हुए। क्या कहती है इस थियरी को, अब बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। यहां पर देखिए, अब बिग बैंग में आपने देखा कि एक ये ब्लैक होल है। अब इस ब्लैक होल में विस्फोट होने के कारण से बहुत सारे डिफरेंट मैटर्स निकलते हैं, और वो मैटर्स जो है अलग अलग जा करके एक्युमुलेट होते हैं, और एक्युमुलेट होकर के अलग अलग जो है ग्रहों का निर्माण करते हैं। इस कारण से यहां पर देखिए, ये बिग बैंग यानी ये ब्लैक होल है, उसके अंदर विस्फोट हुआ, और ये 380,000 ईयर्स एगो जो है ये विस्फोट आपको देखने को मिलेगा। और फिर जो है आज ये धीरे धीरे बनते बनते यहां पर आज मॉडर्न टाइम में आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक, ये इस तरह के मॉडर्न टाइम में जो है आपको ये सोलर सिस्टम देखने को मिल रहा है, यानी इसमें तेजी से एक विस्फोट होता है जिसके कारण से इसके बहुत सारे मैटर्स निकल करके और पूरे जो है ब्रह्मांड के अंदर फैल जाते हैं, पूरे यूनिवर्स में फैल जाते हैं, और वो जहां जहां एक्युमुलेट हुए आपस में, तो उसमें से आपको प्लैनेट्स बने, उसमें कुछ स्टार्स बने, उसी से कुछ सैटेलाइट्स बने।
तो ये सारा चीज जो है इसके अंदर आपको लिखा हुआ है। देखिए 15 मिलियन पहले जो है कुछ ये डेंस डार्क मैटर थे। डेंस डार्क मैटर मतलब ऐसा जिसकी डेंसिटी बहुत थी, इतनी डेंसिटी थी कि उसमें आप विस्फोट के सीमा पे आ गया था, और उसके विस्फोट के कारण से ये आप देखोगे ये बिग बैंग थियरी के अनुसार हमारे सोलर सिस्टम और उसके सारे प्लैनेट्स का जन्म हुआ। ठीक, अब यहां पर आप देखोगे इस डार्क मैटर के प्रारंभिक काल में यहां पर ये अलग अलग जो है ये जमाव हुआ, जिसके कारण इनकी आकार बढ़ने लगी। लेकिन इनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा थी, इनकी गति इतनी ज़्यादा थी कि यह जो है इसमें विस्फोट हुआ और फिर जो है इससे मैटर निकले। उससे क्या बनी? गैलेक्सीज बनी, आकाश गंगाएं बनी। उस आकाश गंगाओं में एक्युमुलेशन हुए, अलग अलग सोलर सिस्टम बने। आज भी वो ये जो विस्फोट के मैटर थे वो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यानी बिग बैंग थियरी ये भी बात कहती है कि ये किस तरह से ये गैलेक्सी में आज भी विस्तार हो रहा है, हमारे आकाश गंगाओं में विस्तार हो रहा है। ठीक, ये बात जो है हमारे ये यूनिवर्स के अंदर जो है ये कही गई है। अभी आपके मन में आएगा कि सर क्या इसके लिमिटेशंस नहीं है? इसके भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन अभी तक की सबसे मान्य थियरी में सबसे ज्यादा साइंटिफिक तौर पे प्रूफ करने वाली यही है। अभी इसी साल आपके लिए करंट अफेयर भी है कि एक नाम आपने सुना होगा, एक साइंटिफिक थे हिग्स बोसान। ठीक, जिसको ये बोसान साहब की डेथ हो गई, हिग्स बोसान साहब की डेथ हो गई इस साल 2013 में। उनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था वही पार्टिकल खोजने के लिए, जिसको आप गॉड पार्टिकल कहते हो। वो आइंस्टीन के आपने एक सिद्धांत सुना होगा कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे कि हम एनर्जी को मैटर में बदल सकते हैं या मैटर को एनर्जी में बदल सकते हैं। तो इसी सिद्धांत पे कि हम अगर मैटर को एनर्जी में बदल सकते हैं तो क्या एनर्जी से हम मैटर बना सकते हैं कि नहीं। और यही जो है इस पे आपने देखा होगा ये गॉड पार्टिकल्स जो है 2011-12 के समय ये बहुत चर्चा में आया था। हिग्स बोसान पार्टिकल भी उसको कहते हैं, बोसान जी के कारण से। और ये खोजी गई थी ये उनके द्वारा, ये गॉड पार्टिकल जिसका नाम रखा गया, जहां पे कोई मैटर कोई ये वहां पहले नहीं रखा गया। एनर्जी से हमने वो ये प्राइमरी मैटर बनाया और वहीं कहा गया कि इसी तरह से ब्रह्मांड में यूनिवर्स में एनर्जी थी, उस एनर्जी से मैटर बने और वो मैटर एक्युमुलेट होकर के नेबुला बनाए और फिर जो है इस तरह के ये तारों का फॉर्मेशन शुरू हुआ। तो इस पे आज भी रिसर्च चल रहे हैं इस थियरी में, और भी बहुत ज़्यादा काम करने वाले जो हैं, स्टीफन महोदय का नाम आपने सुना होगा, वो भी इस थियरी को ये बहुत ज़्यादा इसके एवोल्यूशन में उन्होंने मदद किया है। तो एक कंपाइल चार्ट के रूप में भी ये दिखाया गया है। हालांकि थोड़ी सी ये लेवल आपसे ज़्यादा CSIR वगैरह अगर आप देने को सोच रहे हैं तो ये चार्ट उस तरह के आपके क्वेश्चन के लिए काम आएंगे। बाकी यहाँ PG लेवल के लिए, PG के एंट्रेंस के लिए इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, बहुत आसानी से आप कर लोगे। अब इसके अलावा भी हमने बताया ना कि बहुत सारी थियरीज है जिसको हमने एक जगह पे करा दिया है, जहां और इससे प्रश्न आपके ये अगर हम कहें ऐसे कहें कि वन लाइनर नोट्स, जितनी चीजें हम पढ़े उसका जो है ये कंक्लूड एक लाइन में कर दीजिए। तो यहां पर हमने इसी कारण से आपको ये चार्ट दे दिया है, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से स्मार्ट तैयारी बना सकते हो। यहाँ पर आप देखो गैसियस हाइपोथेसिस, ये इमैनुअल कांट द्वारा दिया गया। यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। ये उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से प्रश्न है वो आपको दे दिया गया है। इसी तरह से नेबुलर हाइपोथेसिस लप्लास का है। ये प्लांटिसिमल थियरी जो है चैम्बरलिन और मोल्टेन का है। ये टाइडल हाइपोथेसिस जो है जेम्स जेफरीज का है। ये उसके बाद जो है आप बाइनरी स्टार रसेल का है। सुपरनोवा थियरी हॉयल और ये लिटिंगटन को आपने देखा ही, लिटिंगटन का है। ये फिर जो है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस आर्टो स्मिड का है। तो ये सारा जो है आपको इसी तरह से ये दे दिए गए हैं, जहां से आपके प्रश्न अगर पूछता है कि इस थियरी को देने वाले कौन थे, बिग बैंग थियरी को सबसे नई थी सिद्धांत कौन है, बिग बैंग थियरी है, जॉर्ज लेमेतेयर महोदय ने इसको दिया है। तो ये पहला टॉपिक आपका है जहां से आपके प्रश्न।
अब अगर आप पीवाईक्यू के अपने क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ से। इस पार्टिकुलर चैप्टर की स्ट्रेटजी को बात करें तो एक तो सिंपल आपको एमसीक्यू तैयार करना है। सिंपल एमसीक्यू की आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हम पीजी की एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, जहां पर डायरेक्ट पूछ दिया कि इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति कौन थे, या ये सिद्धांत जो है ये किस सन में प्रतिपादित किया गया, ये पॉइंट आपसे पूछ लिया। दूसरा आपसे पूछ रहा है मल्टीपल स्टेटमेंट थियरी। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले आपके एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, जहां पे आपको जो है एक क्वेश्चन दे दिया है और जिसमें 3 या 4 लाइन आपके मेंशन है और उसके अंदर कह रहा है कि इसमें ये सिद्धांत ये को देने के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कांट के थियरी के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। दे दिया कि यह जो है ये न्यूटन के सिद्धांत पर ये आधारित थी, यह जो है 2013 में दी गई, यह थियरी की ये 2 तारों के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करती है, और फिर कॉम्बिनेशन बना के दे दिया ओनली ए और बी, ए बी सी, या इनमें से कोई नहीं। तो उस तरह के थियरी भी उस तरह के क्वेश्चन भी आपको ये पूछा गया है। तो इनके लिमिटेशंस को अगर आप देखोगे, अगर थियरी आपको याद है, आप थोड़े से लॉजिकल हो, आप लिमिटेशंस को इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो लिमिटेशंस आपको रटने नहीं पड़ेंगे, जो पहली थियरी है उसी के लिमिटेशंस जो है दूसरी थियरी में यूज हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी यह लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है जहाँ पे आप फंस रहे हैं, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस बात को लिख दोगे। मेरी टीम जो है उस चीज़ को बहुत अच्छे से मॉनिटर करती है और फिर आपको अगले लेक्चर में उस सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप जो है अपने वैल्यूएबल्स कमेंट्स को ये ज़रूर करें। आप जो है वहाँ पे बताएं कि आपको इसमें ये लेक्चर कैसे लगा, या क्या आप और नया चाह रहे हैं, आपकी तैयारी में आपको दिक्कत क्या आ रही है। ये जो भी आपके मन में प्रश्न होगा आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।